जय हिंद। और बच्चे लोग आप कैसे हैं? एसएससी CHSL 2019 टायर 1 का एक और क्वेश्चन जो है डिस्टेंस और स्पीड से लिया गया है। क्वेश्चन है कि रीचा ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, B to C at 20 किलोमीटर पर आवर एंड C to D at 30 किलोमीटर पर आवर। और आपको केस एक दे रखा है कि AB, BC और CD ये इक्वल है। तो फाइंड द रीचाज एवरेज स्पीड, रीचा की एवरेज स्पीड को हमको पता करना है। तो कंसेप्ट जो है सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि जो है ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को आप एवरेज स्पीड बनाना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ओके। तो कुछ इस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इसमें। आप देखिएगा कि रीचा जो है A से चलना प्रारंभ करती है, B तक जाती है। B तक जाने में जो इसका स्पीड है वो स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। और B से जब C जाती है तो इसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। और C से जब D जाती है तो इसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये हो गया A से B, B से C और C से D। और इसमें केस दे रखा है ना कि जो तीनों डिस्टेंस है ना, एक तरह से A, B, B, C और C, D ये इक्वल दे रखा है। इसका मतलब यदि इसको x मान लें, इसको x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्लियर हो जाएगा ना कि आखिर जो है A से B जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, B से C जाने में कुछ तो टाइम लगेगा और C से D जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, ओके। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि T1 को यदि हमको फाइंड आउट करना है ना, दिस इज समय, ये क्या है समय यानी टाइम हो गया। और टाइम यहाँ से निकालिए तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x बाई 15। सिमिलरली T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई 20। सिमिलरली T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई 30। और हमको पता क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमको पता करना है। तो टोटल डिस्टेंस अब बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस x और x यानी कितना हो गया 3x, ओके। टोटल टाइम आप गौर से देखिए, टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, तो T1, T2 और T3 यानी टोटल टाइम हमारे पास हो गया T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। यानी हम तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो x बाई 15, x बाई 20 और x बाई 30, ओके। अब यहां से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करेंगे यदि तो यहां पर हमको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे T15 है, 20 है और ये 30 है। तो तुरंत हम इसमें से एक x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो 1 बाई 15, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, है समझ में। अब इसको हम फटाफट LCM जो है लेकर के ऐड कर देंगे। LCM लेकर के ऐड कर देंगे 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। LCM कितना हो जाएगा इसका 60। 15 4 जा, 23 जा, 32 जा, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9 यानी ये हो गया आपका 9 बाई 60। यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 20। यानी इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 3/3 बाई 20। अब ये जो है 3 और ये 3 बाई 20 है, ये तुरंत पलट जाएगा और ये कट गया। आंसर आपका आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका एवरेज स्पीड क्या बना, तो एवरेज स्पीड आपका बन गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा, कंसेप्ट देखा। कंसेप्ट क्या था, तो सीधा हमको कंसेप्ट पता चल गया कि एवरेज स्पीड का जो है हमको फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड लगाएंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको जो है दिए हुए केस पर जो है
जो है हमको ध्यान देना है, क्या दिए हुए केस पर। यदि मेन पॉइंट हम क्लियर कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो क्वेश्चन बनाने में हमको कोई समस्या नहीं होगी। आप जो भी काम कीजिए, यदि आप कंसेप्ट बेस्ड आप काम करते हैं तो काम करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपसे प्रश्न एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में नहीं आ रहा है, उसको प्रयास कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है उसमें पारंगत हो जाएंगे और आपको किसी भी मंजिल को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, दिल से, लगन से, मेहनत से, कंसंट्रेटेड माइंड से कीजिए। जब तक आप कंसंट्रेटेड माइंड से किसी को क्वेश्चन को नहीं करेंगे, देन आप उसको बेहतर तरीका से समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो है सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा, उसको समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसको बेस को समझना होगा, देन हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आए समझ में? तो आप कितना क्वेश्चन करते हैं ये मायने नहीं रखता, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पर हो सकता है कि बहुतेरे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। एसएससी CHSL 2019 टायर 1 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दिशाज सैलरी इज Rs 3000 मोर देन प्रतिमाज सैलरी। द रेशियो ऑफ दिशाज टू प्रतिमाज सैलरी इज 17:15 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रतिमाज? तो ऐसे प्रश्न को करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट आउट जो है क्लियर करते हैं। व्हाट इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, यानी सबसे अहम पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर हम देखेंगे दिशाज सैलरी और यहां पर देखेंगे प्रतिमाज सैलरी। मोर देन यानी प्रतिमाज सैलरी से दिशा की सैलरी क्या है, 3000 रुपये ज्यादा है। ठीक है, 3000 रुपये ज्यादा है। तो द रेशियो ऑफ दिशाज टू प्रतिमाज सैलरी, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट तो करना है सैलरी ऑफ प्रतिमा, लेकिन यहां पर जो है आपको दे रखा है दिशाज टू प्रतिमाज सैलरी 17:15। तो कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो उस क्वेश्चन पर सबसे पहले हमको ये बात देखना है कि आखिर जो है क्वेश्चन में क्या हमारे लिए गिवन है और क्या हमारे लिए गिवन नहीं है। यानी जो गिवन नहीं है इसका मतलब वो अननोन है आपके लिए, उसको जो है ज्ञात करना है, और जो गिवन है उसके जरिए आपको अननोन को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको गिवन है दिशाज सैलरी इज Rs 3000 मोर देन प्रतिमाज सैलरी। यानी सैलरी ज्यादा किसकी है? दिशाज की। किससे ज्यादा है? प्रतिमाज से ज्यादा है। तो प्रतिमाज सैलरी को यदि हम x मेजर कर लें तो दिशा की सैलरी क्या हो जाएगी? x प्लस 3000 ये हो गया। अब इनका रेशियो आप गौर करें तो प्रतिमाज की सैलरी x, दिशा की सैलरी 3000 रुपये ज्यादा है तो x प्लस 3000, और ये रेशियो इक्वल टू है 17/15। यानी दो रेशियो यदि एज टू बी के फॉर्म में है तो इनको डिवाइडेड करके लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि हाँ, ये दोनों का जो सैलरी का रेशियो है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया कि हाँ, दिशा की सैलरी और प्रतिमा की सैलरी का रेशियो क्या है। अब आपको यहां से फाइंड आउट कर देना है। फाइंड आउट ये करना है क्या, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट कीजिए। 15x और ये हो गया 45,000 इज इक्वल टू 17x। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 17x माइनस 15x इज इक्वल टू वी कैन राइट 45,000, यानी 2x इज इक्वल टू 45,000, यानी 2 से यहां से आप डिवाइड करेंगे तो 225 दूना ये 450, यानी ये आ जाएगा कितना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 22,500 रुपये। 22,500 रुपये। और x आपको आपने माना किसको था, प्रतिमाज की सैलरी को, और ये ऊपर वाला सैलरी किसका था, दिशा। तो हमें x फाइंड आउट करना है
तो एक्स फाइंड आउट कर देने से ही हमारा जो है प्रतिमाह की सैलरी कितना आ गया, 22,500 रुपये। लोग कैसे हैं, अब कमेंट बॉक्स में जो है लिखें। फिलहाल एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2019 टायर 1 से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज द 12 सेंटीमीटर सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। व्हाट? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है ये मेंसुरेशन से है। व्हाट? मेंसुरेशन कहने का मतलब हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या हिंदी में इसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन है। लिख रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल के बारे में समझ लेते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल को यदि हम गौर से देखें तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जो 4 एंगल्स होते हैं सब के सब क्या बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, और इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। इफ यू मेजर इट ABCD, ओके, 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। एक डायगोनल्स BD को आप ज्वाइन कराइए और AC को ज्वाइन कराइए, BD एक अलग डायगोनल बनेगा और AC एक अलग डायगोनल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी एक डायगोनल जो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और ये बात आप जानते ही हैं, है ना, कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल में, डायगोनल बोले तो हम डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अपोजिट शीर्ष को यदि हम मिला दें, विपरीत शीर्ष को यदि ज्वाइन कर दें तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके, और दे रखा है द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ जो है आपका दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। और ये हो गया डायगोनल यानी D हो गया। तो हमको पता ये करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया हमको फाइंड आउट करना है। जबकि आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ चाहिए, है ना। तो लेंथ तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ब्रीथ हमारे पास नहीं है। तो ब्रीथ को कैसे निकालेंगे, यानी ब्रीथ निकालने के लिए यदि हम एक ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर करें तो एक ट्रायंगल जो है राइट एंगल बनेगा। एक ट्रायंगल को यदि हम कंसीडर करें तो यह ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यदि हम गौर से देखें, है ना, यदि हम गौर से देखें, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है और ये 12 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यदि हम वन साइड यदि हम पता करें तो 90 के अपोजिट वाला क्या है, हाइपोटेनस है। और इसको यदि हम बेस मान लें तो ये P बनेगा ना। तो इसके हिसाब से P की वैल्यू यदि हम पता करें तो ये कितना हो जाएगा, H² माइनस B²। तो यानी H कितना हो गया 15² और माइनस कितना हो जाएगा 12²। तो इसके हिसाब से यदि आप सॉल्व करेंगे तो 225 और माइनस 144, यानी माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, यानी ये हो जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल से P निकल गया और वही P इसका क्या बनेगा, B बनेगा। कितना बन जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालने में कोई समस्या, एरिया निकल गया 12 × 9 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, आप जब तक इसका ब्रीथ नहीं निकालेंगे तब तक आप एरिया कैसे निकाल पाएंगे। ओके, तो ब्रीथ यहाँ पर हमने कैसे निकाला, चौड़ाई हमने कैसे निकाला यहाँ पे, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या बिना पाइथागोरस थ्योरम के बदले बिना जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चूंकि आप जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से चलें तो L² प्लस B², अंडर रूट में अंडर स्क्वायर रूट L² प्लस B², ये 15 दे रखा है
और एल स्क्वायर आपको जो है 12 दे रखा है, आपको बी स्क्वायर यहाँ से निकाल देना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, ऐसा समझ में। तो इसके हिसाब से यदि आप चलें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये रूट जैसे हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 के स्क्वायर में से 144 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 225 और ये 144, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 81 सेंटीमीटर, 81, यानी b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 क्लियर हो गया, तो आपका वृत्त निकल गया, वृत्त निकल गया तो आप जो है लेंथ दिया ही है 12 × 9 से आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना बन गया हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, जिस कॉन्सेप्ट पर आपको ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि हम ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पर स्ट्रांग है तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग है तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए। अब जिस मेथड से आप चाहे उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रखना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने पहचाना कि क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया, मेंसुरेशन से लिया गया। मेंसुरेशन में कहाँ से लिया गया, तो रेक्टेंगल से लिया गया। रेक्टेंगल से के लिए क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए। क्या आपको लेंथ दे रखा है, दे रखा है, विड्थ दे रखा है, नहीं दे रखा है। विड्थ कैसे निकालेंगे, तो विड्थ आपके पास ऑप्शन है ना, या तो डायगोनल का आप फॉर्मूला लगाइए √L² प्लस बी स्क्वायर, और नहीं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल में डिवाइड करता है, 2 इक्वल राइट एंगल में डिवाइड करता है। तो एक राइट एंगल को यदि आप कंसीडर करें तो आपका जो ये डायगोनल दिया रहेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बनेगा, और जो है आपको लेंथ दे रखा है तो राइट एंगल ट्रायंगल एक साइड बनेगा और बाकी दूसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जरूर जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? एसएससी CHSL का एक नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है, टायर 1। क्वेश्चन जो है ये आपको लिया गया है मैन एंड वर्क एंड टाइम भी कह सकते हैं इसको। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, काम और समय। हिंदी में क्या बोलेंगे, काम और समय। वर्क एंड टाइम से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 15 मेन, क्वेश्चन ये है कि 15 मेन कंप्लीट अ टास्क, 15 मेन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days. How many days can 20 men complete the same work? Complete the same work यानी 15 आदमी हैं जो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी जब मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है आदमी और जो दिन है, यदि इस पॉइंट पर यदि हम गौर करें, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है एक स्पेशल किसी एक व्यक्ति को जो है गड्ढा खोदने के लिए हम काम पर लगा देते हैं। क्या होता है कि वह गड्ढा जो है खोदने में उसको लगभग 10 दिन समय लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम जो है कुछ और आदमी को बढ़ा दें ताकि काम हमारा जल्दी से हो जाए। तो यहाँ जल्दी कहने का मतलब क्या हो गया, हमको दिन को कम करना है। जितना दिन को हम कम करेंगे उतना ही काम जो है जल्दी होगा। लेकिन दिन कम हम कैसे कर रहे हैं, इधर से हम जो है वर्कर को बढ़ा रहे हैं यानी आदमी को बढ़ा रहे हैं, और इधर से काम को हम यानी दिन को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इस तरह से जो है इस चीज़ को यदि हम गौर से देखें तो जो आदमी है और जो समय है यानी जो दिन है, इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है, तो रिलेशन ये लग रहा है कि मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी दिन, यानी मैन में यानी आदमी में और दिन में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको हम कहते हैं कि
आदमी और दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन यदि बढ़ाना है तो आपको वर्कर कम करने पड़ेंगे। यदि आपको यदि आपको आदमी बढ़ाना है तो फिर ऐसे ही आपका दिन कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब हुआ कि एमडी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां कहने का मतलब एमडी कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो है यदि हम बहुत सारा यहां पर लें m1 d1 इक्वल टू m2 d2 इक्वल टू m3 d3 m3 d3 ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन यहां पर एक प्रश्न, यहां पर प्रश्न में है 15 मेन है तो दिन कितना है 10 है। वैसे ही तो यदि आपको यहाँ पे 20 मेन दे रखे हैं तो फिर दिन कितना होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2। है समझ में? m1 हम रखेंगे यहाँ 15, d1 रखेंगे 10, m2 हमको 20 दे रखा है और d2 आपको निकालना है। अब आसानी से आप d2 को निकाल सकते हैं। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 यानी 15/2, यानी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 7.5 डेज यानी 7.5 दिन में जो है काम जो है कंप्लीट कर देंगे 20 आदमी मिल करके। यानी 20 मेन जो है काम को 7.5 दिन यानी 7.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं 15 मेन है तो 10 डेज लग रहे हैं। जैसे मैंने दिन को बढ़ाया आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी आदमी को बढ़ाया, वर्कर को बढ़ाया, 20 मेन हमने किया, 15 से 20 किया, इधर से दिन देखिए खसक गया 7.5। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 15 से ये 20 हुआ और ये 10 से कितना हो गया 7.5 हो गया। ऐसा समझ में? यदि इन दोनों में आप गौर से देखें तो एक अपोजिट रेशियो काम कर रहा है। यदि इस अपोजिट रेशियो को आप गौर से देखें तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। यहाँ पे देखें यही रेशियो उलट है। यही रेशियो जो है यदि ध्यान से देखें तो ये क्या है उलट है। 10/75 कीजिएगा तो ये 100 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी यह इसका रेशियो और इसका रेशियो आप गौर से देखें तो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट कहने का मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कौन कौन? आदमी और दिन। तो काम समय का एक सबसे बड़ा मोटो यही है कि जितना हम वर्कर लगाएंगे उतना ही जो है काम का समय जो है डाउन होगा, और जितना ही हम वर्कम कम करेंगे उतना ही काम का समय और क्या होगा बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आखिर जो है इस टॉपिक का यानी वर्क और टाइम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आया समझ में? यदि आपको मेन कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ रहा है देन आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है एक त्रिकोणमिति से है, एसएससी CHSL 2019 टायर 1 से लिया गया है ये क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास गिवन है cos x - y = √3/2 एंड दूसरा गिवन है sin x + y = 1/2, और हमको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है और x यहाँ जो है 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है। ओके, तो फिलहाल हमारे पास गिवन क्या है cos x - y = √3/2। ओके, एंड दूसरा गिवन है sin x + y = 1/2। यदि हम इन दोनों तथ्यों से इस चीज़ को यदि गौर करें तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा cos x - y, cos के किस एंगल पर जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, cos के किस एंगल पर। तो किस एंगल पर बात करें तो इसके लिए आप टेबल यूज कर सकते हैं, या आपको फॉर्मूला या आपको डेरिवेशन पता है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos ये जो है 30, cos 30 पर जो है इसकी वैल्यू जो है √3/2 होती है। तो यहाँ पर ही देखें तो ये एंगल दोनों का क्या हो गया सेम हो गया। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ एंगल सेम, यानी x - y = 30। सेम वे इसको यदि आप देखें
तो साइन के किस एंगल पर इसका वैल्यू 1/2 होगा। तो इसको भी यदि गौर से देखें तो दिस इज ऑल्सो साइन 30। ये क्या हो गया साइन 30। तो आपका एंगल यहाँ से क्या हो गया इक्वल होगा, x + y = क्या हो गया 30। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बच गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यदि हम इन दोनों को गौर से देखें x - y = 30 और x + y = 30 और दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करें तो हमको ये क्लियर हो गया, y कैंसिल, 2x = 60 डिग्री और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें तो 60/2 यानी कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, तो हमने x की वैल्यू निकाल डाली। और इस तरह से यदि आपको y बताना है तो y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो x = कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ओके, तो y = यदि हम गौर से देखें तो कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, ताकि आप 30 में से 0 घटाएं तो 30 और 30 में 0 जोड़े तो 30। ओके, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। और इस तरह से आगे मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जाऊंगा और आप जो है हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार जो है पहली बार मैंने YouTube पर जो है किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को पढ़ाने का निर्णय लिया है। और वो सबसे पहले मैंने टॉपिक्स को चुना है SSC CHSL और SSC CGL के अंतर्गत जो मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जो है हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और SSC CHSL CGL MTS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने डाउट को यहाँ क्लियर कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उस टॉपिक को आप जो है हमसे क्लियर कर सकते हैं। और ये मैंने जो है बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि जो है हम यहाँ पर जो है सफल होंगे। और आपसे भी जो है ये चाहत रहेगी कि आप भी जो है हमारे साथ बने रहेंगे और जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपके दिक्कतें होंगी जिस टॉपिक से रिलेटेड मैथ या इंग्लिश के अंतर्गत, देन मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है आप सभी से मतलब उम्मीद रहे कि आप सपोर्ट करेंगे। और जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा भी जो है साहस नहीं बढ़ेगा। और जब मेरा भी साहस बढ़ेगा तो मैं भी जो है बहुत अच्छे से यहाँ वर्क करूँगा। और मैंने ये बात जो है सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा करूँ। ओके, धन्यवाद।